उसमें एक कंसेप्ट का जिक्र किया था, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। जितने भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं वो सारे यहीं जनरेट होते हैं, और जितने भी अपराध हैं वो भी यहीं जनरेट होते हैं। इसलिए अपराधी व्यक्ति हो, कोई बहुत सिजोफ्रेनिक किस्म का हो, बहुत टेंशन में रहता हो, एंग्शियस रहता हो, इन सब का ये वाला हिस्सा काफी एक्टिव होता है। और क्रिएटिव लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का भी एक्टिव होता है। तो अपराधियों को ठीक करने के लिए एक थेरेपी निकाली गई थी कि उनका वो हिस्सा बाकी हिस्सों से तार काट देते हैं बीच में। इसको बोलते हैं लोबोटॉमी। मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। पर मनुष्य जो बहुत बौद्धिक बना, उसकी बड़ी वजह है कि तो दिमाग बड़ा हुआ और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा मेनली बड़ा हुआ, और हम कॉम्प्लेक्स चीजों पर सोचने की क्षमताओं से युक्त हो गए जो बाकी स्पीशीज के लोग नहीं सोच सकते। अगर ये बंदर बोलने भी लग जाएंगे तो भी आप जब उनसे बात करेंगे, भैया कर्म सिद्धांत जानते हो और साइंस जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं समझ पाएंगे क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की क्षमता उनके पास नहीं। तो ये सारा खेल कितने साल का है? लगभग पिछले 70,000 साल का, जब ये क्रांति हुई। 70,000 साल पहले, 75 नहीं, 70,000 साल पहले। अब देखिए मनुष्य के पास क्या है? भाषा है, इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, ये सब हो गया है। ये सब हो गया तो उसने क्या बना दिया? उसने सोसाइटी बना दी, उसने फैमिली बना दी। कभी आपने किसी स्पीशीज में फैमिली देखी है? मतलब वो बंदर बंदरिया की शादी मदारी करवाता, उसे छोड़ दीजिए, वरना कभी आपने देखा होगा एक बंदर फैमिली जा रही है, बड़ा बंदर, उसकी पत्नी, 3 बच्चे पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा ना। माँ और बच्चे देखे होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे नेचुरल फैमिली है। बाप फैमिली का नेचुरल हिस्सा नहीं है, वो तो इंसानी सभ्यता में धीरे धीरे होते होते हो गया। नेचुरल पार्ट वो फैमिली का नहीं होता है। फैमिली बने, मैरिज बने, किनशिप बना, समाज के नियम बने, नॉर्म्स बने, नैतिक नियम बने, ये करना ठीक है, वो करना गलत है, ये सब बना क्योंकि खोपड़ी ऐसी बन गई। उसके साथ क्या बना? स्टेट बन गया, राज्य, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानून बनाओ, ये कानून, रूल, रेगुलेशन, ये सब कैसे बना? क्योंकि खोपड़ी वैसी हो गई है, दिमाग काम कर रहा है। इसी में इकोनॉमी बनी, मार्केट बना, सब कुछ बना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी के हैं, ये सारे इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज बाकी स्पीशीज की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, जो कि केवल पिछले 70,000 साल का काम है। देखिए अभी भी फिलोसफी नहीं आई है, फिलोसफी अब आएगी इसके बाद। क्यों अब आएगी? क्योंकि फिलोसफी के लिए चाहिए पेट भरा और फुर्सत का होना, दोनों चीजें चाहिए। अभी तक क्या है? अभी तक फुर्सत नहीं आई है। ये भी सारा इसी का खेल है, वरना कहाँ इतना। किसी मच्छर से बोलिए बना के देखो तो कैसे कैसे बनाएगा? इतना टेक्निकल दिमाग कहां से लेके आएगा? वो तो हमारे पास है ना। 10,000 साल पहले आखिरी बड़ी घटना घटी, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। सरल भाषा में कृषि क्रांति बोल लीजिए, एग्रेरियन रिवॉल्यूशन कह लीजिए। 10,000 साल पहले इंसान को पहली बार यह समझ में आई कि खेती कैसे की जा सकती है। उसके पहले खेती नहीं आती थी। पेड़ पौधे थे, फल फूल होते थे, खाते थे उनको, पर खेती खुद करना नहीं आता था। सोच लीजिए कैसा जीवन रहा होगा उनका। पेट भरने के लिए क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो किसी को मार के खाएंगे, जिसको हम आखेटक समाज बोलते हैं, हंटिंग सोसाइटी बोलते हैं, या इकट्ठा करेंगे, गैदरिंग सोसाइटी बोलेंगे कि भाई वहां बहुत सारे पेड़ हैं, वहां से फल तोड़ के ले आओ, सब्जी तोड़ के ले आओ, खा लो, यही सब कर सकते हैं। एक पूरा क्लैन है, कुनबा है, ट्राइब है, एक कबीला है, एक जगह गया, वहां के पेड़ पौधे खत्म हो गए, क्या करेंगे? जाना पड़ेगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं? घुमंतु जनजातियां, खाना बदोश जनजातियां, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, ये बोलते हैं। तो ये तो हमारा इतिहास है, सबका इतिहास है, क्या कर सकते हैं। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन ने पहली बार कमाल क्या किया कि हमें खेती करना समझ में आ गया। और जब पहली बार खेती करना समझ में आ गया तो ये क्लियर हुआ कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, न मारने की जरूरत है। वेजिटेरियनिज्म एक विचार के तौर पर पहली बार वहां से डेवलप होगा। उसके पहले कैसे डेवलप होगा? कि हम बिना हिंसा किए और बिना भटके जिंदा रह सकते हैं। और जब खेती होनी शुरू हुई तो पहली बार इंसान का समाज
एक स्थान पर टिकना शुरू हुआ, पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होना शुरू हुआ कि जरूरत है 100 किलो अनाज की, हो गया 120 किलो। जब पहली बार सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो यह हुआ कि कुछ व्यक्ति काम कम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, और तब समाज के समझदार व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई कि आप सोचिए, नए स्ट्रक्चर्स पे सोचिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और जब पहली बार पेट भरा और पहली बार फुर्सत मिली तो उससे क्या विकसित हुआ? उससे विकसित होने लगा दर्शन। क्यों ऐसा है? वेस्ट की दुनिया में, पश्चिम की दुनिया में मानते हैं कि सबसे पहला फिलोसोफर, सबसे पुराना फिलोसोफर उनका कब हुआ? उसका नाम है थेल्स, और कब हुआ? 6th सेंचुरी BC। ये जुम्मा 2800 साल पहले, सिर्फ 2800 साल पहले। मतलब आप सोचिए 370 करोड़ साल के जीवन के इतिहास में 2800 साल पहले पहला दार्शनिक पैदा हुआ पश्चिम में। भारत का दर्शन उनसे बहुत प्राचीन है, और भारत में तो 6th सेंचुरी BC में तो बुद्ध और महावीर अपना दर्शन दे रहे हैं, और वो किसके खिलाफ दे रहे हैं? वैदिक औपनिषदिक दर्शन के विरुद्ध है, विरुद्ध है, कम से कम उससे संशोधन करना चाह रहे हैं। इस समय से कम 1000 साल पहले हमारे पास वेद और उपनिषद का दर्शन विकसित रूप में आ चुका है। लेकिन आप 1000 साल और पीछे कर लेंगे, 1500, 1600 BC, 2000 BC मान लेंगे, जो आजकल के रिसर्चेस आमतौर पर इंडिकेट कर रही हैं, तो भी तो दर्शन का कुल इतिहास हमारा 4000 साल पुराना हुआ। और ये इसीलिए है कि 10,000 साल पहले पहली बार वो परिस्थितियां बनी कि हमारी क्षमताएं भी थी, स्थितियां भी बनी, चिंतन हल्का हल्का शुरू हुआ, और आगे चलकर व्यवस्थित होकर दर्शन या फिलोसफी के रूप में डेवलप हुआ। साइंस भी आई। भारतीय परंपरा में हम देखते हैं कि साइंस भी वहां दिखती है, ग्रीक परंपरा में भी बाद में दिखने लगे। दुनिया में 2 स्थान दर्शन और विज्ञान के विकास में सबसे ज्यादा सफल साबित हुए शुरुआत के समय में, एक भारत, एक यूनान। बेबीलोनिया में भी है, मिस्र में भी है, लेकिन विज्ञान और दर्शन का ज्यादा विकास यूनान और भारत में आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों स्थानों पर चिंतन की परंपरा थी, विमर्श की परंपरा थी, रोक टोक नहीं थी। हर व्यक्ति सोचे, गहरा सोचे, इसकी आजादी उस समय दी गई। सबको न भी दी गई तो कम से कम वैचारिक आजादी एक स्तर पर मिली। वहां भी सबको नहीं मिली, यहां भी सबको नहीं मिली, पर जिनको मिली ठीक से मिली। इसलिए आपको यूनान में उस समय कौन दिखेगा? पार्मेनाइडिस दिख जाएगा आपको, हेराक्लाइटस दिखेगा, या जिसको आप मैथ्स में सॉल्व करते हैं थ्योरम, पाइथागोरस दिखेगा। उसी समय का व्यक्ति है पाइथागोरस। अरस्तु सबसे पहला बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है, वो उस समय का व्यक्ति है। हेरोडोटस जो इतिहास का एक व्यक्ति मानते हैं, वो उस समय का व्यक्ति है, क्योंकि वहां विशेष रूप से एथेंस नाम के एक शहर में ऐसी परंपरा थी। भारत में ऐसी परंपरा रही, इसलिए दर्शन का विकास इतना धूमधाम से हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, प्राचीन काल में दिखता है। क्योंकि जिन जिन समाजों ने चर्चा की संस्कृति को प्रमोट किया, वहां वहां विज्ञान और दर्शन खूब तेजी से बढ़े, और इसलिए ईसा पूर्व 600 के आसपास से पश्चिम में, और उसके 1000-1500 साल पहले से भारत में आपको दर्शन का विकास ठीक से नजर आने लगता है। इसलिए ऐसी बातों में मत आइएगा कि हमारा दर्शन तो 10 लाख साल पुराना है, हमारा दर्शन तो 380 करोड़ साल पुराना है। ये सब ना कल्पनाएं हैं, आस्थाएं हैं, भावनाएं हैं। कुछ लोगों को भावनाएं हैं, किसी को भावना है तो अच्छा है, हमें उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जब आप सोचने के स्तर पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि सच कहाँ है और हमारा एग्जिस्टेंस क्या है। अब यह है कि दर्शन किन प्रश्नों का जवाब देता है। आपके बहुत सारे प्रश्न होते होंगे ना मन में, क्योंकि आप अभी पेट ठीक ठाक भरा ही हुआ है, फुर्सत भी दिन में 2 घंटे मिल ही जाती होगी, तो थोड़ी बहुत चैटिंग करने के बाद भी थोड़ी फुर्सत रहती ही होगी आपके पास ना। उसे मन में सवाल आता ही होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मरने के बाद बचूंगा कि मर ही जाऊंगा। अच्छा, एक मरना वो होता है, एक इस उम्र में जो बार बार मरते हैं किसी के ऊपर, वो होता है। ये दोनों मरना समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है? पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? पिछले जन्म में मैं क्या था, अगले में क्या बनूंगा? ऐसे बहुत सवाल आते हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें लोग वहां से ढूंढते हैं। मेरा कॉलेज का एक दोस्त अब तो बहुत बड़ा अधिकारी है, बहुत ही बड़े स्तर पे है पुलिस में,
जब स्टूडेंट था तो कहीं से ढूंढ के आ गया था, किसी के पास गया था तो उनके पास कोई पुस्तक थी, उससे पता लगता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या बनेंगे। तो आया तो बड़ा जोश से गया था, वापस आया बहुत दुखी दुखी से। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला यार पता लगा पिछले जन्म में गधा था। तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा गलती से इस जन्म का बता दिया होगा, पिछले जन्म का नहीं बताया होगा। तो उससे कहने नहीं पिछले जन्म का बताया, इसमें तो मनुष्य है। फिर मैंने कहा ठीक है पिछला जन्म हो तो गया, टेंशन किस बात की है। बोला अरे नहीं यार अगले में भी गधा लिखा हुआ। तो मैंने कहा दरअसल ये हैट्रिक है तुम्हारी, तुम्हें आइडिया नहीं इस बात का। और तो ऐसा भी है, पता नहीं अगले जन्म में क्या बन जाए क्या ना बने। तो रहस्य है इन सब चीजों को लेकर, जिज्ञासा तो होती है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि फिलॉसफी में क्या क्या होता था, कि आप ये समझ सकें कि अगली चर्चा में आने की भाग जाना है आज से ही। तो आज की चर्चा के बाद कुछ लोग अगली चर्चा में भाग लेंगे, बाकी लोग भाग लेंगे। तो दो ही तरीके हो सकते हैं। तो फिलॉसफी में हम लोग क्या क्या समझने का प्रयास करते हैं। फिलॉसफी में सब कुछ पढ़ा जाता है। कहते हैं फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। क्यों? क्योंकि शुरुआती मनुष्य जब बहुत परेशान होता था, अचानक बरसात आने लगी, शिकार करने गए थे, सामने शेर आ गया भूखा, वो भी भूखा है शिकार करने के लिए। आप भी गए थे हिरण के चक्कर में, हिरण पीछे से देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे बचा लो, मुझे हिरण दे दो। सोचिए शेर ने भी प्रार्थना की थी, हे भगवान एक मनुष्य देना, बहुत दिन से नहीं खाया है। अब भगवान तो न्याय प्रिय है, दोनों के साथ न्याय करना है उसे। तो उसकी बात सुन के आपको उसके सामने ले गया, तब तक आपने प्रार्थना कर दी, अब पशु पेश हो गया ना। बड़ा मुश्किल है, इन प्रश्नों का जवाब कैसे दें। प्रार्थना केवल हम थोड़ा ना कर रहे, क्या अब तो और स्पीशीज भी कर रहे। बड़ी मुश्किल दुनिया थी उस समय। तो उस समय के जो मतलब बुद्धिमान लोग थे वो सोचते थे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते थे दुनिया को, चिंतन करते थे, कल्पनाएं करते थे, और वहां से जो भी सोचा वो फिलॉसफी हो गई। आगे चल के क्या हुआ, कुछ कुछ विषय बनने लगे, फिजिक्स बना, केमिस्ट्री बना, बायोलॉजी बना। जो विषय अपने आप में इंडिपेंडेंट होता गया वो साइंस में चला गया, और जो साइंस नहीं सोच पाती है वो अभी भी फिलॉसफी में रहता है। और इसलिए फिलॉसफी की जो सबसे मजेदार ब्रांच है उसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। हिंदी में इसका नाम होता है तत्व मीमांसा। आप शब्दों के कठिनाई पर मत जाइए, ये लोग जानबूझ के मुश्किल शब्द रखते हैं ताकि आम आदमी इसकी ओर देखेगा भी नहीं, लेकिन चीजें बड़ी आसान होती हैं, नाम मुश्किल होते हैं केवल। मेटाफिजिक्स का मतलब ये जो फिजिक्स से परे है। फिजिक्स एक विषय के रूप में भी, जहां तक फिजिक्स ने रिसर्च कर ली वो फिजिक्स, जो नहीं कर पाया वो मेटाफिजिक्स। फिजिक्स बोलेगा दुनिया एटम से बनी है, आप बोलेंगे हाँ ठीक है, आगे बोलो। एटम के अंदर न्यूक्लियस है, हाँ ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, अच्छा। अब ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन घुमाया किसने? ये मेटाफिजिक्स है। जहां फिजिक्स जाए वहां तक सुनते रहो, एक सवाल आगे दाग दो, वो मेटाफिजिक्स है। उसके बियॉन्ड किसने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ठीक से बिठाया। अब आप बोल दीजिए कि ये ईश्वर ने किया, या परम तत्व ने किया, या ये अपने आप हुआ, जैसे भी हुआ, अलग अलग फिलोसफीज के अलग अलग उत्तर इसके हैं, वो मेटाफिजिक्स है। मेटाफिजिक्स का बेसिक काम ये बताना है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे बना सब कुछ। तो मेटाफिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें, इसी में आमतौर पर जो फिलोसफी के दीवाने होते हैं आप जैसे, उनका इंटरेस्ट बेसिकली इसी में होता है, मेटाफिजिक्स में ही। बाकी में तो उनको नींद आने लगती है, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। और मेटाफिजिक्स के अंदर 3 प्रश्न सबसे गहरे होते हैं। एक ब्रांच का नाम है कॉस्मोलॉजी,